अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आप सबके सामने है आज की सूरत हाल जो कल ज़ाहिर है कि सारी कौम ने जिस तरह से क्रिकेट मीनिया जिसे हम कहते हैं आम अल्फाज में उसका शिकार हो के पाक भारत मार्का देखा वर्ल्ड कप के दौरान जो ज़ाहिर मैच था। और उसके अलावा भी बहुत सारी ख़बरें, लेकिन एक ख़बर ओवरशैडो हुई ज़ाहिर है कल क्रिकेट की वजह से, और वो कौन सी ख़बर है अभी आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी अखबार जो सामने मेरे तमाम अखबारात में तकरीबन एक ही जैसी खबरें हुआ करती हैं, लेकिन ज़रा सा ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। रोज़ाना जंग से शुरू करते हैं। फ़ौज में अहम तबादले, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGISI और साबिक DGISI आसिम मुनीर को कोर कमांडर गुजरांवाला बना दिया गया। वर्ल्ड कप क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी फतह, हर शोबे में आउट क्लास कर दिया। इंडिया ने 50 ओवर्स में 5 विकेटों पर 336 रन बनाए। रोहित शर्मा 140, कोहली 77 और राहुल 57 रन बनाकर नुमाया। आमिर के 3 शिकार, ग्रीन शर्ट्स 40 ओवर्स में 212 रन पर महदूद। बिलावल की मरियम से मुलाकात, ये वो खबर है जो मेरे ख्याल से थोड़ी ओवर शैडो हुई कल क्रिकेट की वजह से। बजट मंजूर नहीं होने देंगे, मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। रोज़ाना एक्सप्रेस, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGISI तैनात। बिलावल मरियम नवाज मुलाकात, बजट मंजूरी रुकवाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक। एहतजाजी तहरीक पर गौर, जजेस के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का मुतालबा। रायवन महल के इज्तिमा का जमहूरियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, फिरदौस आशिक आवान। बिलावल मरियम अग्री टाइम्स अप फॉर गवर्नमेंट, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ नेम्ड न्यू ISI चीफ। 3.4 बिलियन लोन टू पाकिस्तान नॉट फाइनलाइज्ड येट, ADB की ये कहना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का ये कहना है। ये क्यों कहना पड़ा एशियन डेवलपमेंट बैंक को, इस पर भी बात करेंगे। PPP, PMLN मल्ड डिसाइसिव कैंपेन अगेंस्ट PTI गवर्नमेंट। डेली टाइम्स और न्यूज़ की खबरें हमारे सामने। पाकिस्तान पावरलेस अगेंस्ट स्टेबल इंडिया, बिलावल मरियम प्लान जॉइंट स्ट्रेटजी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल इन द मेकिंग, ये मोहम्मद साले जाफिर की न्यूज़ में एक रिपोर्ट है, इस पर भी ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। जो हमारे आज के मेहमान हैं जनाब जमील अहमद ख़ान साहब, सफ़ीर रह चुके हैं और इसके अलावा आप तज्ज़िया कार के तौर पे भी पहचाने जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर। जमील साहब, थोड़ी सी क्रिकेट पे थोड़ी शुरुआत में बात कर लेते हैं ताकि आगे की ख़बरें ज़रा सहल अंदाज में टैकल कर पाएँ। पाक इंडिया मार्का जब भी होता है, जब भी मैच होता है, एक ऐसी फ़ज़ा कायम हो जाती है कि बस डू और डाई। ये क्या ज़्यादा तवक्कुआत का नतीजा है? कोहली ने कहा कि उनके ऊपर फैंस का ऐसा कोई ख़ास प्रेशर नहीं होता जब वो मैदान में उतरते हैं। ज़ाहिर है उनका कहना था फैंस इस फ़ज़ा को बहुत इंजॉय करते हैं, बट क्रिकेटर्स अपने गेम पे फोकस करते हैं। हमारे क्रिकेटर्स किस चीज़ पे फोकस करते हैं? पहली तो बात यह है कि ज़ाहिर है ये इससे दुखी होगा पूरे अपनी कौम को कि मुतवातर हारते आ रहे हैं, 7वीं मरतबा इन्होंने किया है। और हमारी ये टीम, इससे हमने तवक्कुआत बहुत ज़्यादा रख ली थी। अगर हम मवाजना करते शुरू से तो इतनी तवक्को हमें रखनी नहीं चाहिए थी अपनी टीम से, जितनी हमने अपनी तवक्कुआत बढ़ा ली थी। अगर हम बैटिंग लाइन देखते भारत की और अपनी बॉलिंग लाइन हमारी यकीनन स्ट्रॉन्ग थी इन तमचा, लेकिन उससे हटकर ये तो हो गई टेक्निकल बातें जिस पे बहुत सारी अखबार में लिखा हुआ है, सारों को पता है, पढ़ लेंगे। कल सारा वक्त यही बात होती रही, तो हम अपने बाकी चीज़ों पर भी करेंगे, लेकिन असल मुहरकात जो है इसके पीछे वो कहीं डिस्कस होते हुए मैंने नहीं देखे। क्या ये हमारा कौमी वतीरा बन गया है कि हम बगैर तैयारी के जाएंगे? मतलब ये है कि प्रैक्टिस कम करके जाएंगे। आपको तो अच्छा अंदाजा है, आप तो ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। मैं अब खुद परखता रहा हूँ, न सिर्फ देखता रहा हूँ, भुगतता रहा हूँ। लोग आते थे मीटिंग करने के लिए, जब मैं सफ़ीर था सेक्रेटरी लेवल के लोग आते थे, बगैर तैयारी किए हुए आ जाते थे। तो एज एन एम्बेसडर मुझे एम्बेरसमेंट होती थी। यहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात में, मुख्तलिफ़ महकमों में मैं देखता था। और आज भी मैंने चंद दिनों पहले एक बहुत ही नफीस और बहुत काबिल सेक्रेटरी से बात की, फेडरल सेक्रेटरी से। मैंने कहा कि दोस्त हैं मेरे, मैंने कहा कि आप मुझे ये बताएं अपने दिल पर हाथ रखकर कि जो मीटिंगें होती हैं कैबिनेट की, उसमें तकरीबन परसेंटेज वाइज कितने सेक्रेटरी तैयार होकर आते हैं बड़े सही तैयारी के साथ?
1 से लेके 10 स्केल पर मुझे बताएं, उन्होंने कहा 2। मतलब ये है कि 2% अगर तैयारी होगी तो कैबिनेट के क्या डिसीजन होंगे। इसी तरह हमारी क्रिकेट की टीम अगर प्रैक्टिस और फुल फॉर्म में नहीं होगी, फुल स्टैमिना, सोने पे सुहागा देखें, मैच से 7 घंटे पहले हमारे एक नामवर खिलाड़ी, एक क्या उसमें और भी थे, 1-2 की तस्वीरें आई हैं, 3-4 हैं, वो शीशा के उसमें शीशा पी रहे थे वहाँ। आप अंदाज़ा करें कि साइंस प्रूव कर चुकी है कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी है सुबह को आपको फ्रेश होने के लिए। अगर 7 घंटे पहले वो वहाँ थे, मजीद होटल पहुँचने में, हाथ मुंह धोने में, आराम करने में 2 घंटे वो, तो बाकी रह गए 5 घंटे, और 5 घंटे में से सुबह उठ के 1 घंटा चाहिए तैयारी के लिए, तो 4 घंटे की नींद के साथ तो आप देखें कि उबासियाँ ले रहे हैं कैप्टन साहब हमारे वहाँ उसमें क्रिकेट ग्राउंड में खड़े होके। मतलब इससे ज़्यादा और क्या एक हमारी इसमें बदकिस्मती होगी कि हमारा कैप्टन वहाँ खड़ा होके और उबासियाँ ले रहा है रात को, क्योंकि देर तक जागा हुआ है। और इनके जो सुपरवाइज़र उधर हैं, पहले तो उनको न सिर्फ फायर करना चाहिए, उनको अकाउंटेबल बनाना चाहिए कि तुमने इस मामले में क्या किया, तुमने क्या सुपरविजन इसमें की है। बात वहीं आ जाती है फिज़ा साहिबा, गवर्नेंस, बात वहीं आ जाती है मैनेजमेंट। जब गवर्नेंस वीक हो, मैनेजमेंट वीक हो, तो सारा के सारी बिल्डिंग वो जो है ना गिरना शुरू हो जाती है और उसमें बुनियादें उसकी हिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये बस इसके पीछे मुहर्रिकात ये नज़र आते हैं। वैसे तो और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपने खबरें इतनी पढ़ दी हैं जिसमें कि फिर इसको मुख्तसर करना पड़ रहा है। बिल्कुल सही है। चलें बिलावल मरियम मुलाकात की जाने बातें, जिस पे मेरा ख्याल है कल मीडिया में बहुत हाइप हो सकती थी बस अगर क्रिकेट मैच ना होता। क्या इम्कानात देख रहे हैं इन दोनों की? अभी फ़िलहाल आइस ब्रेक हो रही है या किसी हतमी नताइज के हुसूल की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं? क्या कह रहे हैं? जैसा बड़ी गुमागू की सी सिचुएशन है। देखें, ये बात तो दुरुस्त है कि मरियम और बिलावल दोनों जो इकट्ठे हुए हैं, यकीनन वो अपने दोनों के वालिद मोहतरम जो हैं उनके गम में ज़्यादा जुम्बिश उनके इस मामलात में आ गए, सियासी मामलात में, ख़ास तौर पे एजिटेशनल पॉलिटिक्स के मामलात में। ये बात तो खैर चलें एक कुदरती भी है और दुरुस्त भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो उस पर ग्राउंड बड़ा अच्छा मिल रहा है। अच्छा, अपोजिशन को ग्राउंड क्या मिल रहा है? इससे कता नज़र की वजह क्या है? एक आम आदमी, 90% इस मुल्क की जो आबादी है, उससे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि असबाब क्या हैं। कर्ज पहली गवर्नमेंट ने कितना लिया, करप्शन पहली गवर्नमेंट्स ने कितना किया। उनके लिए ये है कि जो 2 वक्त की वो रोटी बनाते हैं अपने घर पर और चूल्हा जलाते हैं, वो पिछले साल कितने में घर चला रहे थे और इस साल कितने में घर चला रहे हैं। तो इसकी वजह से एक हिजानियत सी है लोगों में, गरीब तबका ख़ास तौर पर जो है एक हिजानियत सी है। और कहीं ऐसा ना हो कि इसको, जिस तरह की कल मीटिंग में भी उन्होंने इस बात पर एक नुक्ता बयान किया कि ये टारगेटेड हो रही है। इसमें बहुत सारी आराएं हैं, टारगेटेड भी कुछ मामलात में हुई हैं, लेकिन ये तो इतने सबूत सियाको सबात के साथ जो रेफरेंसेस फाइल हो रहे हैं, उसमें एक आम आदमी भी अगर उसको पढ़े तो देखेगा कि बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं बहुत मामलात में। उसके अलावा कुछ टारगेटेड बात पे जो इल्ज़ामात हैं माजी में भी प्रूफ हुए हैं, अब भी इशारे मिल रहे हैं, वो भी बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि इस वक्त सिर्फ एक नुक्ता उन्होंने इस बारे में कहा है कि टारगेटेड है, बाकी तमाम नकात उन्होंने किए हैं कि ये माशी कत्ल है। ठीक है, अब ये नारायण का बिक सकता है, ठीक है, क्योंकि लोग तकलीफ में हैं, इस पे लोग बाहर आ सकते हैं। मजीद बात कर लेते हैं जमील साहब। मिडिल क्लास गेटिंग हिट फ्रॉम ऑल साइड्स, अफशान सुबूही, बिजनेस फाइनेंस सेक्शन डॉन का बात करेंगे ब्रेक के बाद। शानदार कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। बिलावल मरियम मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू हमारी जारी है। इसके अलावा मैंने आपसे एक खबर शेयर की थी, खबर नहीं वो तो आर्टिकल है, मिडिल क्लास गेटिंग हिट फ्रॉम ऑल साइड्स। इसके अलावा एक और ख़बर जो थी, मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इक़्तिसादी सलामती काउंसिल कायम करने का फ़ैसला। वज़ीर आज़म इमरान सरबराह, आर्मी चीफ जनरल बाजवा और सेक्रेटरी ख़जाना मेंबर होंगे, दीगर अरकान भी शामिल। तो मैं चाहूँगी कि जमील साहब इन तमाम एंगल्स का अहाता करें। जमील साहब, आप फरमा रहे थे कि इनको ग्राउंड तो अच्छा मिल रहा है, मेरा आपसे सवाल यह है कि प्लेयर्स इनको मिल पाएंगे? क्योंकि लोग अब जहनी तौर पर और इस पूरे नैरेटिव के बाद कि ये सारा मामला ही जैसे कि फिर आशिक अवान साहिबा फरमाती हैं कि अब्बू बचाओ तहरीक है, या जो भी उनको अल्फाज जैसे भी वो इस्तेमाल करती हैं,
پبلک اپیل، پبلک سینٹیمنٹ کیا ہوگا؟ یہ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ہماری مخدوش حالت ہے جی اکانومی کی، جو معیشت کی، اس لحاظ سے ہمیں کچھ کرنا تو ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اس میں چاہے آپ معیشت کے لیے سلامتی کونسل بنائیں یا آپ کوئی بھی معاملہ بنائیں، اس کو میرے اپنی نظر میں یہ بے شک بنائیں، اس کو صرف ایک اوور سائٹ کی حیثیت سے ہی رکھیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا جو ہونا چاہیے TOR یعنی ٹرمز آف ریفرنس، اس کے مقاصد اگر بنانا ہے انہوں نے تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اداروں کو مضبوط کریں۔ اگر اداروں کو مضبوط نہ کیا تو ادارے بدستور مشکوک ہوتے جائیں گے اور وہ مزید کمزور ہوتے جائیں گے ادارے، کیونکہ اداروں کو اس وقت چاہیے لیڈرشپ، اداروں کو چاہیے اس وقت بھروسہ، اداروں کو اس وقت چاہیے کہ بھائی آپ کے جو دیے ہوئے مروجہ قانون ہیں اس پہ عملداری بغیر کسی خطرے کی اور بغیر کسی قسم کے باعث کے، تو یہ ہو نہیں رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیبنٹ کے ایک منسٹر جناب فواد چودھری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ایک کیبنٹ کا ہی منسٹر کہہ رہا ہے کہ ادارے کام نہیں کر رہے ہیں، اور جب ایک کیبنٹ کا ہی منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جو گریوانسز تھے میں پیمرا لے کے گیا، میں FIA لے کے گیا، میں ہر جگہ گیا، جب کسی نے میں نے نہیں سنی تو میں نے اس کو مکہ دے مارا ایک دم بالکل، اور شکر ہے مکہ دے مارا، گولی نہیں ماری، ورنہ آپ توقع کر سکتے ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو مثال بنا کے کہ کیبنٹ منسٹر کہتا ہے کہ جی ادارے میرے جو ہیں وہ نہیں کام کر رہے ہیں، تو واقعی میں ادارے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اچھا پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایک کیبنٹ منسٹر کسی کو مکہ مار دیتا ہے اور کسی کو، اس کی محرکات تو خیر سامنے آ گئے ہیں سامنے، اس کی کوئی جواز بنتا نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لے کے وہ کر لیں، لیکن چلیں مان لیا کہ جذبات اتنے بھڑک گئے جناب منسٹر صاحب کے، تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگ جو عام لوگ ہیں، جس کو کسی نے تھپڑ مارا وہ گولی مارے گا، کسی نے کسی کا قتل کیا تو فوراً اس کا بدلہ لے گا، تو پھر تو یہ جنگل کا نظام بن جائے گا۔ پھر تو یہی آپ نے جو بات کی معاشی سلامتی کونسل کی، بے شک یہ بن رہا ہے۔ ملک میں ہم نے پیسے واپس لانے ہیں، اس کے لیے اداروں کو فعال بنایا جائے۔ جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، لوٹ مار کی ہے اور اربوں کے حساب سے کی ہے، خربوں کے حساب سے کی ہے، وہ پیسے واپس لانے ہیں۔ اگر اداروں کو فعال بنایا تو باقی بزنس کمیونٹی اور عام لوگوں میں خوف کم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ہوگی۔ اگر پورے معاشرے کو خوف زدہ کر کے اگر لے کے گیا جس طرح بھی ہو رہا ہے، تو پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، لوگ پھر جو اپنے لوکل انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک فضا کو بہتر بنائیں، وہ اسی صورت میں ہے کہ جو نیب ہے اس کو اپنا کام کرنے دیا جائے، FIO کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اینٹی کرپشن کو اپنا کام کرنے دیا جائے، اور سیاسی اس پر جو ہے نا وہ شعبدے بازی نہ کی جائے اس پر۔ اگر وہ کی گئی تو پھر معاملہ خراب ہو جائے۔ بس ایک دو چاہوں گی آپ سے کامنٹس لینا اسی کمپوزیشن آف دس پروپوزڈ اکنامک سیکیورٹی کاؤنسل۔ فوج کا سویلین معاملات سے، ٹھیک ہے ملک کے معاملات سے یقیناً انہی کا تعلق زیادہ ریلیونٹ بنتا ہے، لیکن فوج کا یہ کام تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اب اکنامک ایشوز کو بھی، اگر وہ پاور میں نہیں ہے اور وہ اپنا کام طریقے سے کر رہی ہے، ظاہر ہے کر رہی ہے، تبادلے جو ہوئے ہیں فوج کے، اور ہمیں یقیناً اس پہ خوشگمانی یہی ہے کہ فوج کا اپنا ایک اعلیٰ بہترین معیار ہوتا ہے پروفیشنلزم کا، اور اسی کے مطابق یہ سارے تبادلے بھی ہوتے ہیں، تقرریاں بھی ہوتی ہیں مختلف پوزیشنز کے لیے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، کہ کنفیوژن پرائم منسٹر صاحب کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں وہ اس سے ثابت کرنا؟ اس کو اگر اس حوالے سے دیکھا جائے کہ فوج کی سلامتی معاشی سلامتی کونسل کی جو پروپوزل اخبار کی حد تک ہے، جو کہ ممکن ہو سکتا ہے اور شاید اس کی ضرورت بھی پیش آ جائے، لیکن جو میں نے کہا کہ صرف اوور سائٹ کی حد تک۔ اب آپ کا سوال جو ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ فوج کی اس معاملے میں کیا مہارت ہے، کیا عمل دخل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ اس پہ میرا مطمع نظر بالکل صاف ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ سویلین ادارے تو اپنے آپ کام نہ کریں، یا اس کو یوں سمجھ لیں نا، آپ نے یہ سمجھ لیں کہ ایز این اینکر اگر آپ یہاں ویکنیس اپنی دکھلائیں، کام نہ کر سکیں تو کوئی اور اینکر آئے گا یہاں۔ اگر ایز اے تجزیہ نگار میں اپنے تجزیہ صحیح طرح نہ دیکھ سکوں، آپ کی ویورشپ کم ہوگی، تو ظاہر کوئی اور تجزیہ نگار آئے، مجھے لوگ کیوں دیکھیں گے؟ تو وہی سلسلہ یہ ہے کہ جب اب دیکھیں فوج کی آپ نے کہا کہ یہ کام ہے،
क्या फ़ौज का ये काम है कि वो हीट स्ट्रोक हो जाए और यहाँ लोगों की मदद कर रहा हो? Exactly. अब तो मुझे ये खदशा है कि जिस तरीके से एड और HIV फैलना शुरू हो गई है, फ़ौज को उसमें मुदाखलत करनी पड़ेगी कि खुदा के लिए ये करो, मुल्क की बदनामी हो। जब सिविलियन इदारे उसमें हो जाएं, फाल न रहें, तो किसी न किसी को उसमें स्पेस को लेना पड़ता है। अगर फ़ौज ना ले, फ़ौज ही एक आखिरी आस और उम्मीद है। कब कहती है फ़ौज की हमें बुलाओ? भाई आप जब आप इस हालत में पहुंच जाते हैं तो अपना काम छोड़कर अपने काम को से ज़्यादा काम करके इन मामलात में पड़ते हैं। आप ना बुलाएं, आप इन मामलात में ना डालें, आप अपना काम खुद करें। जो आप इवन फॉरेन पॉलिसीज़ में भी बहुत दफ़ा, अब तो खैर हमारी फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छे तरीके से कोशिश की जा रही है, एक मिनिस्टर है और काबिल मिनिस्टर है, सारी चीज़ें, लेकिन अदरवाइज़ जो पहले बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज जो थी उसमें काम इतना मखदूश हो गया था कि फ़ौज को कहना पड़ता था कि भाई खुदा के लिए कुछ अपना काम तो करो ना। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से ख़बर है तमाम अखबारात में मौजूद है। डॉन की ख़बर आपको रेफरेंस के तौर पे आपके सामने रखते हैं। जमील साहब, इस ख़बर के मुताबिक खलीक कियानी की ही ये रिपोर्ट है और हमेशा वो अच्छी निकालते हैं चीज़ें, सारे और अखबारात में भी हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि एक मीटिंग जो मनीला बेस्ड लैंडिंग एजेंसी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, उस हवाले से हुई थी यकीनन, जिसमें उन्होंने इस कंसेंट का इजहार किया था कि वो 3.4 बिलियन बजटरी सपोर्ट दे देंगे। लेकिन रिबटल आया एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से और कहा गया कि ये सब कुछ मशरूत होगा IMF से हमारे मुज़ाकरात के बाद। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि दो मिनिस्टर्स, जिसमें एक आपके जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हैं खुसरो बख्तियार, उन्होंने सबसे पहले ये न्यूज़ ब्रेक की और उसके बाद तायद में जो सपोर्ट आई वो हफीज़ शेख के ट्विटर अकाउंट के ज़रिए ये सपोर्ट आ गई। अच्छा जी, कॉल ले लेते हैं, फिर मज़ीद आगे सवाल करती हूँ इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? जी, मसला ये है कि अभी आपके ऊपर वहाँ स्क्रीन पे लिखा आ रहा था जी कि सरफराज की गलतियाँ। जी, मसला ये है कि सरफराज खुद फैसले नहीं कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पे इंजमाम मौजूद थे, हाँ, जबकि उसूलन उनको वहाँ नहीं होना चाहिए था। सही सही। अगर देखिए आप चैंपियंस ट्रॉफी में हाँ वो थे और उन्होंने खुलकर खेला और इंडिया को हाँ, आउट क्लास कर दिया था, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ जो है, असल में मैं जो कहना चाहता हूँ ना, मैं बहुत सख्त बातें कर जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। सही। बात ये है कि इनको गुजरांवाला का कप्तान चाहिए, कराची का नहीं। ठीक है सर, क्रिकेट पे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। क्रिकेट पे तफसीली प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, हमें खुद भी बहुत सारी बातें करनी है। तो जनाब, मेरा सवाल ये था जमील साहब कि जो चीज़ें अभी पाइपलाइन में होती हैं, जिनके इम्कानात अच्छे होते हैं, वो आप खुद ही सबुटाज कर देते हैं जल्दबाजी में या नाक़बत अंदेशी में, मुझे नहीं पता, आप बताइए। आप देखें, क्रिकेट की वो बात कर रहे हैं जी, तो क्रिकेट में भी इतनी ज़्यादा उम्मीदें दिलवा दी गई थी कि हम जीत जाएंगे और हम ये हो जाएगा, तो इसी किस्म की बात ये लोग करते हैं यार। कबल अज़ वक्त जो बातें कर देते हैं एक्सक्यूज़ मी कबल अज़ वक्त जो बातें कर देते हैं, उससे इस कौम की पूरी की एक आस उम्मीद बढ़ा के फिर धड़म से गिर जाती है बात। ये कोई नई बात नहीं है। देखें, एशियन डेवलपमेंट बैंक जब भी IMF का कर्जा, यानी हमें IMF का प्रोग्राम मिल जाता है, प्रोग्राम से मुराद ये कि पूरा एक स्ट्रक्चर मिल जाता है, तो उस बेसिस पर वर्ल्ड बैंक भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी अपनी पोजीशन लेती है। पहले भी ऐसी होता रहा है 22 दफ़ा, 21-22 दफ़ा, और इस दफ़ा भी ऐसी होने जा रहा है। इसमें अचंभे वाली बात तो कोई है नहीं, एक रूटीन वाली बात है। लिहाजा अब इससे जो कलीदी बात है वो ये है, और IMF ने भी सही बात, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी सही बात की है कि सारा मशरूत है IMF के कर्ज़ों से, और IMF कहता है कि ये मशरूत है आपके फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर की रिपोर्ट पर। अब अंदाज़ा करें कि हमारे लिए एक अजीब सी ऐसी सिचुएशन पहले नहीं आई। पिछले जब से हम ये कर्जे ले रहे हैं, 1956-58 से जब से हम कर्जे ले रहे हैं, पहली दफ़ा 54 में शायद लिया था, तो उस वक्त से लेके अभी तक ऐसी कभी सूरत हाल नहीं आई कि ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी मशरूत हो जाए। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो नकाद पेश किए हैं, उनकी भी उसमें
कहा जा सकता है कि कुछ पॉलिटिकल महरक़ात हैं, लेकिन असल सारी टेक्निकल मामलात हैं। टेक्निकल मामलात ये हैं जो पिछले बरसा बरस से हमने काम नहीं किया, और बरसा बरस से जो हमने अपने फिस्कल डिसिप्लिन लाना था, बरसा बरस से जो हमने कंप्लाइंस की सिचुएशन लानी थी अपनी तमाम माशी निज़ाम में, जो हम कारपेट के नीचे दबाते रहे, वो अचानक हमें करना पड़ रहा है, तो मामला बहुत ज़्यादा दुश्वार होता जा रहा है। अच्छा, इसमें सवाल एक ज़िमनी आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि ये बात नून लीग बड़े फ़ख्र से कहती है कि जी उनके ज़माने में तो ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आया था पाकिस्तान FATF के हवाले से। उन्होंने उस वक्त ऐसी क्या इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा करनी थी इस पूरे निज़ाम में कि उनको एक ओके की रिपोर्ट मिल गई थी। लेकिन कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जनाब जी, राना इमरान बात कर रहा हूँ जी। ये इमरान खान साहब ने जो टैक्सेस लगाए हैं ये वहाँ पे, अगर कोई भी ये लगा रहे हैं, किसी इरादे पे लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहा है या कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, जी ऑटोमेटिक वो तो लगेंगे, वो तो लगाए जाएगा। तो इंडस्ट्रियल है वो तो टैक्स उस पे लग रहे हैं, वो तो ऑटोमेटिक वो जो छोटी चीज तैयार कर वो उससे वो तो निकाल लेगा उसकी टैक्स का हिसाब से, पर उस पे लगा देगा। डायरेक्टली ये जो बोझ है ये अवाम के ऊपर ही पड़ेगा। बिल्कुल सही है। ये सनतकार ये ताजर पे ये टैक्स नहीं जाएगा। और ड्रग तैयार कर रहा है, चाहे वो बिस्किट तैयार कर रहा है या कोई भी चीज तैयार कर रहा है, या चीनी है, ऐसे ही होता है। और जिस सनतकार के ऊपर ये टैक्स लग रहा है ऑटोमेटिकली वो उसका रेट बढ़ा देगा। बिल्कुल सही है, ये नुक्ता बिल्कुल सही है। इस पे हम काफ़ी बात कर भी चुके हैं, आइंदा भी कर लेंगे। लेकिन जो आपसे मैंने सवाल किया था जी हाँ, ग्रे लिस्ट के हवाले से कि पिछली गवर्नमेंट देखिए, पहले जो एक बैनुल-अक़वामी सियासत और बैनुल-अक़वामी जो एक फ़िज़ा थी वो हमारी फेवर में थी उस वक्त। इस वक्त बैनुल-अक़वामी फ़िज़ा हमारी फेवर में नहीं है, ठीक है। और इससे एक वजह नहीं है इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी अलाइनमेंट इस खत्ते में क्या है, हमारी चाइना के साथ क्या अलाइनमेंट हो रही है, आपको पता ही है कि इस पे बयान आ चुका है US का, अमेरिका का, कि जी अगर आप CPEC पे कर्जे देंगे तो पहले इसकी गारंटी दें। उसके अलावा माइक पॉम्पियो ने पहले ही कह दिया है अपने बयान में चंद दिन पहले कि जी और कि नहीं, इसमें एलिस वेल्स ने कहा है कि अगर IMF का कर्जा चाहिए तो अमेरिका के जो इस वक्त ताउन है पाकिस्तान का, ख़ास तौर पे तालिबान के हवाले से और बाकी मामलात में, वो उनको उस पर पूरा उतरना पड़ेगा। और अब तो खुल के बात आ गई है सामने कि IMF जो है उसमें सबसे ज़्यादा डायरेक्टर हैं किसके, अमेरिका के। और क्योंकि अमेरिका के डायरेक्टर सबसे ज़्यादा हैं तो डिसीजन मेकिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है, तो उसने ये भी बात कर दी है। लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण आज नज़र आई है कि तालिबान चाइना जा रहे हैं। और उम्मीद ये नज़र आ रही है कि इसके बाद दोहा जब जाएंगे तो कुछ सेटलमेंट के हालात बेहतर होंगे। और जैसे ही हालात बेहतर होते हैं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पे जो इंडिया पीछे हमारे लगा हुआ है, कुछ और ममालिक और इंक्लूडिंग US हमारे पीछे लगा हुआ है, कुछ और ममालिक, तो वो थोड़ा सा गर्दाब थोड़ा सा कम होगा, वो थोड़े से बादल थोड़े से छटने चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है इंटरनेशनल उसमें, जिसमें ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मेंबर हैं तकरीबन 36 के करीब, उसमें हमें बहुत ज़्यादा उनके साथ लॉबिंग करनी होगी, इंगेजमेंट करना होगा, उनको उनसे हमें ताउन लेना होगा। कम से कम 3 मेंबर्स अगर हमारा साथ नहीं देंगे तो हम ग्रे लिस्ट तो छोड़ें, हम ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। और अगर वो गया तो फिर हमारी हालत जो होगी वो इस वक्त बयान से कासिर हूँ मैं उसको। हम ज़्यादा रिलाई करते हैं सऊदी अरब पे, चाइना पे, टर्की पे, इज़ दैट सो? जी, हम काफ़ी रिलाई करते हैं उस पर, और शायद हमारे पास चॉइसेस कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमारी चॉइसेस कम होते जा रहे हैं तो हमें कोई ज़्यादा रास्ता नज़र भी नहीं आ रहा है। और उसके पुरानी तारीख़ी मामलात और महरक़ात भी हैं, और जो मौजूदा ख़ित्ते में बदलते हुए मंजरनामे चल रहे हैं वो भी हैं उसकी वजह से। लेकिन उसके बावजूद हमें इस वक्त अपने इंगेजमेंट को रखना पड़ेगा बाकी ममालिक के साथ भी, ताकि हमें उनकी तरफ से नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, जैसे ईरान। अच्छा आपने ऐड किया इस वक्त ये नुक्ता, क्योंकि मेरे जहन में जो सवाल चल रहा था वो यही था कि जब हम 2 या 3 ममालिक या 1-2 ममालिक पर अपना सारा बोझ डालने की बात कर देते हैं तो फिर हमें उनके जो गलत काम हैं उनसे भी पहलू तही करनी पड़ती है, आंखें बंद करनी पड़ती हैं। मैं इस वक्त सिर्फ आपसे सवाल, आप मेरा समझ गए, मैं आपसे जवाब लूंगी ब्रेक के बाद। इसमें एक लम्हे का कि वो कहते हैं ना कि इसमें अगर मैंने जवाब दिया तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि हम पर अजब हैं ताकीदें, हम पे अजब हैं इल्ज़ामात, दिन को दिन क्यों कहते हो, रात को क्यों कहते हो रात। तो बस ये जवाब इधर ही ठीक है। ठीक है जी, वापस आते हैं ब्रेक से। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज।
खुशामदीद नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। इमरान खान को भूख प्यास का एहसास नहीं, महंगाई ने आम आदमी के लिए सांस लेना दुश्वार बना दिया। सिराजुल हक साहब ये बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और ख़बर है, एक्सप्रेस के बैक पेज पे ही है। अब वो है जनाब ऑरेंज लाइन के हवाले से, और दीगर अखबारों में भी कहीं ना कहीं ये खबर मौजूद है। ऑरेंज ट्रेन ख्वाब बन गई, ऑपरेशन और दीगर ठेकों में ताख़ीर, लागत बढ़ने का खदशा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने कामयाब कंपनी को ठेका देने के बजाय बोली का अमल दोबारा शुरू कर दिया। 5 माह ताख़ीर से लागत 21 अरब बढ़ेगी। जमील साहब से ये दोनों खबरें शेयर करने का और आपसे मकसद ये था कि जो पहले ही रोना रोया जाता है, पीएसडीपी कम हो गया, यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सुकड़ रहे हैं, उनके लिए पैसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बात कर रही हैं कि अवाम और आम आदमी का जीना दूभर है। तो जमील साहब, आम आदमी सियासी पार्टियों के पीछे चलने को तैयार लगता है कि नहीं है? हुकूमत से वो भर पाया हुआ है, आम आदमी के लिए क्या है फ़िलहाल? सूरत हाल ये हो गई है कि लोगों की बड़ी आस उम्मीद हुई कि भाई इन दोनों पार्टियों से हमारी जान छूटी, जो बरसा बरस से पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग बरसा बरस से इस हुकूमत पर हुक्मरानी, इस मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस दौर में लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद और आस थी। जिस तरह के आने से पहले इमरान खान ने कहा था कि 200 अरब से ज़्यादा इधर आ जाएंगे, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो जाएंगी, लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, लूटा हुआ पैसा हम फ़ौरन 90 दिन के अंदर वापस ले आएंगे। क्योंकि वो चीज़ें हुकूमत में आने से पहले, सियासी नारे तो अपनी जगह पर होते हैं, लेकिन क्योंकि वो कैलकुलेशन इतनी सियासी पार्टीज़ के पास नहीं होती है, सियासी पार्टी ऐसी बातें कर भी जाती हैं, लेकिन जो उसके बाद जिस जिस तरीके से अनफोल्डिंग सिचुएशन यानी मंजरनामा जिस तरह आता रहा, माशी मंजरनामा, उस पर लोगों की चुभन बढ़ती गई, लोगों की तकलीफ़ बढ़ती गई, लोगों की भूख बढ़ती गई। तो जब ये बढ़ती गई तो वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि या अल्लाह, या कि कुदरती आफत है, या कोई मुल्क में या हमारे लिए कोई मसला है, या बददुआएं हमें लग गई हैं कि हमारी ज़िंदगी और ज़्यादा अजीरन होती जा रही है। देखिए ना बात, उन्हें इस चीज़ से सरोकार नहीं कि हमारी 100 अरब के करीब हमारी कर्ज़ बढ़ गए हैं जो कि दूसरी हुकूमतों ने लिए हैं, और इससे पहले जो हमारी इंटरनल कर्ज़ हैं वो इससे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो तमाम चीज़ें इससे सरोकार नहीं। वो तो देखते हैं जब मैं घर पे वापस जाता हूँ तो मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं बिजली के 2000 बिल दे सकूँ, और साथ में गैस में ले सकूँ, और साथ में ये है कि 2 बच्चे मेरे या 4 बच्चे हैं उनको मैं रोटी खिला सकूँ। वो अभी मुश्किल होता जा रहा है। अब बात की आपके कॉलर ने भी और आपने भी टैक्स की यहाँ बात की, तो टैक्स का मामला ये है, पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के आप देखें तो जब भी जिस हुकूमत ने भी ये दावा किया कि हम टैक्स को कम कर देंगे, ख़ास तौर पे इस किस्म के हालात में, तो टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मिनी बजट में वो इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। क्योंकि सबसे आसान तरीका यही है कि आप टेलीफोन का कार्ड लेते हैं, उसमें से काट लें, पेट्रोल लेते हैं, उसमें से काट लें आपका, और जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं उस पर टैक्स लगा के पैसे हुकूमत जल्दी से जमा करे हुकूमत चलाने के लिए। इमरान खान सही कहते हैं कि जी सिर्फ 400 अरब रुपए की हमारे पास जो आमदन है, तो उस आमदन से हम उस आधा हिस्सा हम जब कर्ज अदा कर देते हैं, आधे में हम हुकूमत कैसे चलाएं? लोगों को इस चीज़ से सरोकार, जो गरीब आदमी है उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। इस लिहाज से जो पॉलिटिकल मंजरनामा भी आ रहा है, वैसे इनके पीछे आदमी नहीं निकल सकते। अच्छा, इसमें एक नुक्ता मैं आपसे सवाल मेरा है, क्या वाकई सियासी हुकूमतें ही इन तमाम खराबियों की ज़िम्मेदार हैं, या वो अफसरशाही या वो नौकरशाही जो मौजूद है इस पूरे निज़ाम में, जड़ें मजबूत हैं जिनकी? मिसाल जो तोते का पिंजरा एक वबाल जान बना हुआ है सदारत यानी हमारे सदर मुमलिकत के लिए, और गमलों की ख़रीदारी के जो टेंडर्स जारी हुए, तो उनकी जो करिश्माती हरकतें वो तो अपनी जगह चल रही हैं। किसी भी मुल्क के लिए ये इल्ज़ाम तराशी करना मैं समझता हूँ कि गैर मंतकी बात होगी। वो इस लिहाज से कि लीडरशिप, अगर आज अमेरिका में उनके स्टेट डिपार्टमेंट सही फ़र्ज़ कर लें काम नहीं कर रहा है या दूसरे इदारे, तो ट्रंप जिम्मेदार है उसका, ठीक है। और आज तुर्की में
اگر ان کے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں تو اردگان اس کا ذمہ دار ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے جو حکمران یہاں آتے رہے ہیں اگر انہوں نے بیوروکریسی کو صحیح درست سمت پہ نہیں لے کے گئے ہیں, اگر وہ اپنا کام اتنا جانتے تھے, اگر ان کے پاس اتنی ٹیمیں موجود تھی سیاسی ٹیمیں, تو وہ ان کو گلے سے پکڑ کے ہر چیز کروا سکتے تھے, نوکری سے نکال سکتے تھے, سزا دے سکتے تھے, ہر چیز دی ہوئی ہے. لیکن کیونکہ یہاں اپنی کاموں میں لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں, ہمارے سیاستدانوں کو, غریبوں کو باقی معاملات سے فرصت ملتی نہیں ہے کہ وہ امور حکمرانی کو صحیح معاملوں میں سنبھال کے اور بیوروکریٹس کی سرزنش کر سکیں. کام اس حد تک آدمی کو تیاری ہو کے آنا پڑتا ہے, تیاری کر کے آنا پڑتا ہے. میں نے ابھی آپ کو مثال دی کہ 2% تیاری کر کے آتے ہیں, پھر بھی میٹنگ چل رہی ہے, فیصلے ہو رہے ہیں. تو اس میں سیاسی لیڈرشپ کو تھوڑی سی محنت. ہوتا یہ ہے امریکہ میں, ڈیولپڈ کنٹریز میں, یا وہ ممالک جس میں ترقی ہو رہی ہے, ملیشیا ہے, کہ وہاں جو بھی سیاستدان ہیں ان کے پیچھے ایک ٹیم ہوتی ہے. ہر سیاستدان جس کی جو ذمہ داری ہے, جیسے کیبنٹ ممبر ہیں, وہ ٹیم اس کو ایک سیاسی انپٹ دے رہی ہوتی ہے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے, کہ جب وہ کل صبح اپنے آفس میں جائے اور فائلوں پہ سائن کرے تو اس کو اندازہ ہو کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور اس پہ فیصلے کیسے کرنے ہیں. کیونکہ جو بیوروکریسی دے گی وہ تو اپنے حساب سے دے گی, اور بیوروکریسی کے اپنے اینگل بھی ہو سکتے ہیں. آپ اسی وقت اس فائل پر لکھیں گے کہ آئی ڈو ناٹ ایگری ود یور پروپوزل بیکاز آف دا فالوئنگ ریزن, جب آپ کو آتا ہوگا. جب آپ کو آتا نہیں ہوگا تو آپ کیا لکھ کے بھیجیں گے, اور پھر کہیں گے نیکسٹ ٹائم اف دس از ریپیٹیڈ این ایکشن وڈ بی انسٹیٹیوٹیڈ انڈر دی رولس. آپ ایک دفعہ فائل پہ لکھ کے بھیجیں, تمام کے تمام سیکرٹریز جو ہے نا اپنے بالکل پیروں پر کھڑے ہوں گے, بالکل اپنے پنجوں پر کھڑے ہوں گے, اور کام اپنا صحیح. آپ اپنا کام تو کریں پہلے. تو یہ اس کا جواب ہے. بیوروکریسی کو آپ الزام نہیں دے سکتے. بیوروکریسی کو لیڈرشپ چاہیے. لیڈرشپ اگر صحیح نہیں ہوگی تو بیوروکریسی اسی طرح کام کرتی رہے گی, اور پچھلے برس سے بس یہی ہو رہا ہے. یعنی چڑیا پہ چڑیا بٹھائی جا رہی ہے. جی. کب تک ہوگا یہ؟ اب تو کمر ٹوٹنے والی ہے, اب کہاں برداشت کے قابل ہے. تو اس لیے یہ زیادہ عرصہ تو یہ چل نہیں سکتا نا. اس کو تو ہمیں کسی نہ کسی لحاظ سے ہم اپنے مسائل کا ہمیں حل تلاش کرنا پڑے گا. مسائل کو بیچنا نہیں پڑے گا, ہمیں اپنے مسائل کا حل خود تلاش کرنا پڑے گا. ہمارے سیاستدانوں کو, خاص طور پر جو حکمران سیاستدان جن کو حکومت ملتی ہے, خدارہ انہیں اپنی ٹیمیں تیار کرنی چاہیے. ہر کیبنٹ منسٹر کے پیچھے اپنے سیاسی ٹیمیں جو ٹیکنوکریٹس کی ہوں ان کے پیچھے لگا کے ان کو پوری صحیح ایڈوائز دیں, تاکہ وہ جب دفتروں میں جائیں تو اپنے صحیح فیصلے کریں. اچھا جمیل صاحب, اس میں یہاں پہ عوام کا بھی خاصا میں کہتی ہوں کہ کردار بن سکتا ہے. جو ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ تیاری تو ہونی چاہیے, عوام کو بھی بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں, مختلف آپ کو سہولتیں حاصل ہوتی ہیں, قانون کے اندر بڑی گنجائشیں نکلتی ہیں. عوام کو بھی ان سارے معاملات کا اپنے حساب سے, ٹیکس کی بات کر لیں, قصور کس کا؟ آگہی دینا بھی تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا. دستور نے یہ ایک کانٹریکٹ ہے بٹوین عوام اور اسٹیٹ, مملکت پاکستان اور عوام کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے کہ جو چیزیں دستور میں دی ہوئی ہیں وہ عوام کو مہیا کی جائیں گی. کدھر گیا وہ آرٹیکل 38, کدھر گیا وہ آرٹیکل 20, کدھر گیا وہ آرٹیکل 25 جس میں گارنٹیز عوام کو دی ہوئی ہیں موجود. تو ہم تو بنیادی طور پہ اپنے دستوری معاملات کو نہیں صحیح چلا سکتے ہیں کہ عوام کی ویل بینگ ہم نے کرنی ہے, ان کے ایجوکیشن کا ہم نے خیال رکھنا ہے, انہیں ہم نے آرٹیکل 10 کے تحت بالکل ٹرانسپیرنٹ انصاف پرووائڈ کرنا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں تو پھر مصرا تو کچھ نہیں ہے, فقط ٹھونس ٹھانس ہے. بہت شکریہ جمیل صاحب, کافی آج ہم نے اینگلز کور کیے, ساری خبریں تقریباً ہم نے ڈسکس کی. ناظرین اجازت دیجیے, خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.